नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियो से मैं कहते आ रहा हूं कि अब जो है फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड का परिदृश्य जो नियमावली का दौर चल रहा था वह नियुक्तियों के दौर में बहुत जल्द बदलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरत है आपको एक्टिव होने का। हाँ, गवर्नमेंट ने एक टीम बनाकर दूसरे राज्यों में नियुक्ति नियमावली को लेकर अध्ययन के लिए भेजा है, तो उससे कोई खास बदलाव नहीं है वो होगा। अगर हो भी सकता है कुछ संशोधन भी होगा, तो छोटे मोटे संशोधन होंगे, जैसे 10th 12th वाला में हो सकता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए कुछ संशोधन किया जाए, हो सकता है। लेकिन उसके अलावे जो मान लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न है या फिर रनिंग है, ये सब चीज़ें नहीं बदलने वाला है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट एक्टिव हुई है उसी प्रकार ये क्रिटिकल दौर है, तो आपको चाहिए कि इस समय ज़्यादा नियमावली वगैरह पे ध्यान ना देते हुए आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। एग्ज़ाम होता है और आपने अगर तैयारी अच्छे से नहीं कर रखा है और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बड़ा रिग्रेट फील होगा, बड़ा पछतावा होगा। तो फिलहाल आपको ऑप्टिमिस्टिक वे में सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करते रहना है। यकीन मानिए, वैकेंसी आएगा, नियुक्ति भी होगा और यदि आपने पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आपकी तैयारी को लेकर फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स टीम भी एक्टिव है और इसी के वजह से हमने अपने चैनल पे जो क्लासेस हैं उसे रेगुलर कर दिया है। यानी 4 PM को स्टडी फॉर गोल्स पे रेगुलर क्लासेस लिए जा रहे हैं। साथ ही जो मॉर्निंग 5 AM में झारखंड करंट अफेयर के वीडियो आते हैं वह भी रेगुलर लिए जाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या कि कई दिन ऐसे होते हैं कि झारखंड में एग्जाम में पूछने लायक करंट अफेयर बनता नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उन दिनों मैं स्कीप कर देता हूँ। पर बहुत से स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर, जिस दिन करंट अफेयर नहीं बताते हैं उस दिन झारखंड के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसे बताया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों का जो डिमांड है उसे फुलफिल कर रहा हूँ। और आज से मैं कोशिश तो पिछले ही दिनों किया था पर किसी कारणवश नहीं हो सका, मैं झारखंड सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो बताऊंगा। साथ ही कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि हम इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको 100 क्वेश्चन तक बता दूंगा, क्योंकि को रिलेट करके चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आते हैं प्रश्नों पे और थोड़ा अपने तैयारी को और धारदार बनाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड का कौन सा जिला बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गढ़वा जिला जो है वह इन तीनों राज्यों से बाउंड्री साझा करता है। और इन तीनों राज्यों से बाउंड्री साझा करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा है, यह भी ध्यान रखिए। इस प्रश्न से जुड़े कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। यह रहा झारखंड का मैप और यह देखिए हमारे राज्य का गढ़वा जिला है। यह यहाँ से यह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से टच करता है, इधर बिहार से, और इस तरफ से छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो गढ़वा एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, जब मैप यहाँ पे दिख रहा है तो मैं कुछ बेसिक बातें मैप से जुड़ा आपको बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। पश्चिम इधर है, पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में देखेंगे जनरली तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ से उत्तर प्रदेश है। और यह जो छत्तीसगढ़ है, इधर जो छत्तीसगढ़ है यह किधर हो जाता है? तो दक्षिण उत्तर में, इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है। तो दक्षिण उत्तर में, उत्तर दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। और पूरब में अभी बताया वेस्ट बंगाल, और उत्तर में बिहार है। यह याद रखिए, झारखंड का चौहद्दी है। झारखंड 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के कितने जिले जो हैं बिहार से टच करते हैं। तो यह रहा बिहार। तो यहाँ से देखिए गढ़वा 1, चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज है वह बिहार से सीमा साझा करता है। यानी बिहार से 10 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इससे लिंक करके याद रखिए कि वेस्ट बंगाल से भी झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, ये राज्य वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से केवल 1 जिला, उसके अलावा छत्तीसगढ़ से 4 जिले हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ से ये 4 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं। तो इस 4 से भी आपको लिंक करके याद रखना है कि उड़ीसा से भी 4 जिले सीमा साझा करते हैं। तो सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, तो ये 4
जिले ऐसे हैं जो उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें एक बार देख लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको याद रखना चाहिए वह है यह है कि इधर पूरब से पश्चिम तक जो राज्य का चौड़ाई है वह कितना है फ्रेंड्स, तो 463 किलोमीटर है, ध्यान रखिए। इसके अलावे उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह कितना है, तो 380 किलोमीटर है। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ अब पूछ देगा कि झारखंड का कौन सा जिला है जो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों का सीमा साझा करता है, तो लोग पटाख से साहिबगंज आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ गौर कीजिए कि दुमका भी है जो बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल का सीमा साझा करता है। उसी प्रकार प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल और उड़ीसा से कौन से जिले साझा करते हैं, तो यहाँ पे भी आप अचानक से आंसर दीजिएगा ईस्ट सिंहभूम केवल। लेकिन यहाँ गौर कीजिए सरायकेला खरसावां भी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से तो सिमडेगा, यह ध्यान रखिए। तो इतने कुछ प्रश्न हैं। इसके अलावा जब भी मैप का जिक्र आएगा तो एक एक करके मैं और भी चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे देखो, चतरा को क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का द्वार कहते हैं। बिहार से यहाँ से ही इजिली झारखंड घुसा जा सकता है, इसलिए इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो जो चीज़ें जिक्र होते जाएगा मैं बताते जाऊँगा। अब आते हैं कुछ और बातें जो अभी मैं बता चुका हूँ, उसे मैं रिटेन फॉर्म में बता देता हूँ। वह यह है कि राज्य की आकृति कैसा है फ्रेंड्स, तो चतुर्भुजाकार है। राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसके अलावा याद रखिए 2.72% भी एक डेटा है। यह क्या है, तो जनसंख्या के मामले में झारखंड का देश में अगर जनसंख्या के मामले में प्रतिशत पूछा जाए तो 2.72% है। अक्सर इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते थे, तो याद रखना आपको क्या कि जनसंख्या वाला परसेंटेज है वह क्षेत्रफल के कंपेरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, 380 किलोमीटर अभी हमने बताया उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, और चौड़ाई कितना है पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक का, तो 463 किलोमीटर अभी हमने जिक्र कर रखा है। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन है पुंडरीक, पशुभूमि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों। महाभारत में पुंडरीक और पशुभूमि दोनों का जिक्र मिलता है। आप अक्सर क्वेश्चन दिखते होंगे तो आंसर केवल पुंडरीक दिखता होगा, तो इसलिए दिखता है क्योंकि पशुभूमि वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, उपरोक्त दोनों। आपको समझना है इस बात को, ठीक है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर है 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। चलिए इस प्रश्न से जुड़े और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। वर्ष 1940 में 19 से 20 मार्च तक रामगढ़ में कांग्रेस का कौन सा, तो 53वां अधिवेशन हुआ था। यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, कब हुआ था, कितने तारीख को हुआ था और कौन सा हुआ था, तो 53वां हुआ था। तो आपको याद रखना है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और प्रसिद्ध नेता M.N. राय ने इस अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम, मतलब इस सभा का मुख्य द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार, और सभा स्थल का नाम था मजहर नगर। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे आज का चौथा प्रश्न है, सदान किसे कहते हैं, तो ऑप्शन है आदिवासियों को, दीकू को, गैर आदिवासी मूलवासी को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, गैर आदिवासी मूलवासी, यानी वैसे लोग जो आदिवासी नहीं हैं लेकिन झारखंड के रहने वाले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सदान कहा जाता है। दीकू शब्द का मतलब पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो आपको जानिए बाहरी लोगों को झारखंड के जो आदिवासी समाज है वह दीकू के रूप में कहता है। यानी दीकू का मतलब वह बाहरी लोग जो झारखंड के या तो मूल निवासी नहीं है, मतलब गैर आदिवासी मूल निवासी नहीं है, मतलब जो बाहर से आए, बिहार से आके झारखंड में रह रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से आके रह रहे हैं, उन्हें दीकू कहता है झारखंड का समाज। ठीक है, चलिए सदान से जुड़े थोड़ा और मैं एक डिटेल में बता देता हूँ कि झारखंड के प्राचीनतम गैर जनजाति लोग सदान कहलाते हैं। मतलब कि सदान झारखंड के पुराने या मूल निवासी हैं। साथ ही ये गैर जनजातीय गैर आदिवासी लोग हैं। सदान की कुल जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है। प्रजातीय समूह की दृष्टि से सदानों में अधिकांश आर्य हैं और कुछ द्रविड़ हैं। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। धर्म की दृष्टि से सदान हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम आदि धर्मावलंबी हैं। सदान लोग खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे याद रखिए।
आगे आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 81। झारखंड में अभी कितना सीट है? 81। पहले क्या था? 82 था, मतलब 81 प्लस 1 के एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, पर इसे 126वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। और कितने झारखंड देश के 13 राज्यों में 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए जब जिक्र हो गया है विधानसभा का, तो आप देख लीजिए कि आरक्षण की स्थिति क्या है विधानसभा सीटों में। 81 है टोटल सीट, अनारक्षित है 44, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9 सीटें हैं। तो यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो अगर आप क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़िएगा तो फटाक से आंसर मारिएगा 1964, लेकिन यह इसका आंसर नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1964 में फ्रेंड्स बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ था, उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1972 में। ठीक है, चलिए आते हैं, अभी मैं इसी बात को ये रिटन फॉर्म में आप देख लीजिए, अब बता ही देता हूँ कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में 2 अक्टूबर 1972 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो इसका भी सही आंसर है सेल। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ। बोकारो स्टील प्लांट देश का चौथा बड़ा लौह अयस्क इस्पात कारखाना है। ठीक है, लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। यह कारखाना सेल के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं? तो ऑप्शन है पलामू, धनबाद, दुमका और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जब भी फ्रेंड्स उक्त दोनों, उपरोक्त सभी, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो उक्त दोनों, इनमें से सभी, ये सभी आंसर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लगता है हम ज़्यादा पढ़ रखे हैं, हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। अल्टीमेट गोल है मार्क्स लाना और जॉब लेना। आप बहुत ऐसा भी होता है बहुत कंडीशन में कि आप बहुतों के पास खूब नॉलेज है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा न तो एग्ज़ाम का दोष है, उस बंदे का भी दोष नहीं कहेंगे, दोष है सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होने का। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सकता है लगाइए। कहीं से भी लगाना है, जहाँ से भी मन हो, कोई भी किताब खरीदिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, थोड़ी देखिएगा एरर कम हो। उससे क्या होता है, एरर फ्री होने से क्या होता है कि आपका जीएस का भी रिवीजन होते रहता है, गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रश्न से जुड़ा एक्सप्लेनेशन है कि मध्य पाषाण काल में के अवशेष जो हैं झारखंड में रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के अलावा पलामू, दुमका तथा धनबाद। तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, दुमका और धनबाद, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए 6 जिला का नाम ले लिए तो कहाँ से याद रहेगा, रखना है आपको याद। ठीक है, स्थानों से मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है फ्रेंड्स कि रांची जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1899 में। रांची जिला का गठन 1899 में हुआ था। और इससे एक और रिलेटेड याद रखिए कि 1899 में ही संत कोलंबस कॉलेज का हजारीबाग का भी गठन हुआ था। इसके अलावा मैं एक ट्रिक बता रखा था आपको कि 1855 नहीं, इसको याद रखिए ऐसे, 1833, 1855 और 1899। 1833 में हजारीबाग का गठन हुआ था, 55 में दुमका का गठन हुआ था और 1899 में रांची का गठन हुआ था। तो 33, 55 और 99 से इन तीनों जिलों का जो है गठन याद रखना है, क्योंकि कई बार जेएसएससी अगर मूड में आ जाता है तो केवल गठन ही पूछने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इजी प्रश्न है, 24 जिले ही तो हैं और कई 5-5, 6-6 जिलों का गठन एक ही ईयर में है, तो याद रखना है इसे। ठीक है, आगे आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है? रांची जिला में स्थित है। तो ऑप्शन है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, झारखंड कोकिंग कोल लिमिटेड, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में स्थित है, HEC रांची में स्थित है। ठीक है, झारखंड कोकिंग कोल जो है वह धनबाद, झरिया धनबाद में स्थित है, यह भी ध्यान रखिए। इस प्रश्न से डिटेल में बता देता हूँ कि 1858 में रांची के हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
की स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। कई बार एचईसी का स्थापना डायरेक्ट चेकोस्लोवाकिया ही इसका आंसर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या हुआ था, इसके तहत 3 प्लांट का स्थापना हुआ था, जिसमें से पहला जो था वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं, ठीक है। पहली शाखा फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, इसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP, दूसरी इकाई है जो रूस के सहयोग से स्थापित हुई है। तीसरी इकाई है हेवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP, जो रूस के सहयोग से ही स्थापित हुआ। तो पहला चेकोस्लोवाकिया, बाकी दोनों रूस के सहयोग से। इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिए, पूछ दिया जा सकता है और श्योर बहुत पॉसिबिलिटी है। ये 4 हो गए, HEC, FFP, HMPBP और HMTP। तो इन सब प्रश्नों को मैं जो प्रैक्टिस सीट बनाऊंगा, आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस सीट वहाँ पे दे सकते हैं। तो वहाँ पे इन सब क्वेश्चंस को मैं सम्मिलित करूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादातर क्वेश्चन वही जो मैं आपको बता रखा हूँ या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं सम्मिलित करूँ प्रैक्टिस सेट वगैरह में। ये तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से 10-10 क्वेश्चन हम हर उस दिन देखेंगे जिस दिन झारखंड करंट अफेयर के वीडियो नहीं आएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 4 PM में तो कंटेंट आपको मिलेंगे ही रेगुलर। उसके अलावा मैं पर्सनली मॉर्निंग 5 AM में आपका रेगुलर क्लास लेने वाला हूँ। तो आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ बने रहें। और वन मोर थिंग कि अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, आप अपने ओपिनियन दिया कीजिए और अगर कुछ सुधार भी चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मैं आप तक उतनी ज़्यादा कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि राज्य के हर बच्चे जो वाकई में टैलेंटेड है, जो सक्षम है, सही गाइडेंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, उसे उगाना है। सिर्फ अपने ही उगने में नहीं लगे रहना है, क्योंकि कंप्लीटली स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए इतना कुछ सब कुछ खनिज संपदा फलना वगैरह सब चीज़ संसाधन होते हुए पता चलता है हर रैंकिंग में झारखंड पीछे आता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसमें बदलाव हम और आप ही मिल के ला सकते हैं। तो ये शेयर वाला नीति अपनाना है। जो भी चीज़ें अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही वीडियो या मेरे ही कंटेंट, किसी और भी चैनल के या फिर किसी अच्छे बुक का कंटेंट अच्छा लगता है तो बेहिचक गाइड किया कीजिए। वो मतलब जो कहते हैं ना, जो पौधा फल देता है ना, वो उस फल की उसे कभी कमी नहीं होती है। मतलब जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है ना, उसका खुद ब खुद अच्छा होता है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को अच्छी चीज़ शेयर किया तो बदले में उसे भी तो फील है, ये सेम फीलिंग अगर उसके पास रहेगा तो वह भी आप तक अच्छे कंटेंट शेयर करेगा। तो कहना ये है कि जो भी अच्छा है उसे शेयर कीजिए, ठीक है। अगर हमारे ही वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, हर माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन है दसम, हुंड्रो, उसरी और बूढ़ाघाट। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन में दिया रखा है, दोनों को बताइए, दोनों का हाइट लिखिए, मीटर में भी और फीट में भी, ठीक है। ये काम है, टास्क आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इसके अलावा अभी हमने बताया कि स्टडी फॉर गोल्स पे कंटेंट रेगुलर है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और यह देखिए संडे को भी कंटेंट रेगुलर है। ये आएंगे 4 PM में, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, GS, खोटा और नागपुरी। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड ऐप, उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके मैथ और रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे हम फ्री होंगे आपके क्वेरी का बेस्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। संडे को JSSC CGL को टारगेट करके फुल लेंथ टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स पे आएगा और यह बिल्कुल फ्री होगा। आप बेहिचक इस टेस्ट को दीजिए। पिछले संडे यानी पिछला ही टेस्ट जो अपडेट हुआ था, बहुत अच्छा लगा, 500 प्लस लोगों ने उस टेस्ट को दिया है। आप इसी तरह से दीजिए। आपका रैंकिंग में एक साथ जो PDF के रूप में आपके कितने स्कोर हुए, रैंकिंग क्या मिला, वह मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो आप इस तरह से पढ़ाई जारी रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप JSSC CGL या झारखंड के अन्य एग्जाम को रीजनल लैंग्वेज के रूप में खोटा को रखकर टारगेट करना चाह रहे हैं तो स्टडी फॉर गोल्स पे मैं खुद ही खोटा के क्लासेस ले रहा हूँ। S4G विस्तृत खोटा के रूप में अब तक 6 क्लासेस लिए गए और बैक टू बैक आगे भी क्लासेस लिए जाएंगे। तो अच्छा है, रीजनल लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा कंपटीशन में ऐसे ही आगे हो जाते हैं। और मार्केट में जो बुक्स वगैरह अवेलेबल है वहाँ से आप 70 मार्क्स, हाँ नो डाउट कि अगर आप वहाँ के भी बुक्स पढ़ेंगे तो 70 प्लस क्वेश्चन, 70 मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन इसे अंतर लाना है अगर कंपटीशन में, तो आपको अगर 90 प्लस स्कोर करने हैं तो आप इस कोर्स को फॉलो कीजिए, इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और वीडियोस देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए, ओपिनियन भी दीजिए। अगर कुछ लगता है आपको सुधार करना है
वह भी दीजिए। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई भी बेस्ट नहीं है, कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बस अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि मिलकर ऐसे पढ़ा जाए कि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। और वही एक्चुअल मीनिंग ही वही है, बाकी तो ज्ञान के लिए तो जीवन पड़ा है भाई। आप ऐसा नहीं है कि जॉब करोगे तो 24 आवर हम बिजी ही रहेंगे, वहाँ भी समय मिलेगा, उस समय जो ज्ञान अर्जित करना होगा कर लेना, नॉवल लिख लेना, खोटा की सारी किताब पढ़ लेना, सब कुछ कर लेना। लेकिन फिलहाल क्या करना है, तो सिलेबस कंप्लीट करना है, चार्ट जाना है सिलेबस को 2-3 बार, ठीक है। इसके अलावे भी आपको किसी प्रकार का क्वेरी है, पढ़ने में दिक्कत होता है, या फिर डिप्रेशन हो रहा है, फलना हो रहा है, चलना हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, और अगर लगता है कि इसमें मैं आपका मदद कर सकता हूँ, तो आप बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और इसके अलावा ट्विटर पे फॉलो कीजिए और अपनी क्वेरी टेक्स्ट कीजिए। मैं जैसे फ्री होऊंगा आपकी टेक्स्ट का आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होता हूँ आपका जो क्वेरी है उसका बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के बंदों का कल्याण कर सके। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो सही स्ट्रेटजी और पैसे के अभाव में जॉब नहीं ले सके। अगर कोई नहीं ले रहा है तो वो अपनी गलती से नहीं लेना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्रिटिकल दौर है, ईच एंड एवरी सेकेंड का सदुपयोग कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स और मेरा बेस्ट विशेष है आप सबों के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।